तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोग ने हमारे कुछ लास्ट लेक्चर से एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल सा लेसन शुरू किया हुआ था जो कि हमारे 11th केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सम एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, जो कि हमारा लेसन नंबर 3 है। ऑलरेडी बच्चों इसके ऊपर 2 लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 3। वो लेक्चर्स आप लोग जरूर से देखेंगे अगर जिस भी बच्चे ने मिस कर दिया होगा तो। ठीक है, आज बच्चों इस लेक्चर में हम लोग और आगे के जितने भी अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आज मैं आप लोग के लिए बहुत सारे फोटोज भी लाया हूं। ठीक है, जो कि जब मैं प्रैक्टिकल करता था ना, जब मैं अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल करता था उस समय के वो फोटोज हैं जो मैंने ही खींचे हुए हैं। ठीक है, मैं वो फोटोज भी आपके लोग के लिए लाया हूं ताकि मैं आप लोग को थोड़ा और अच्छे से समझा सकूं कि आखिरकार जो टेक्निक्स है वो किस तरीके से वर्क करती हैं। सही बात है। ठीक है, आज बच्चों इस लेक्चर के अंदर मेनली हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, और थोड़ा बहुत हम लोग क्रोमैटोग्राफी के बारे में भी जानेंगे। क्रोमैटोग्राफी के टॉपिक को स्टार्ट भी करेंगे। सही है, मैं ट्राई करूंगा कि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, लेक्चर को शॉर्ट से शॉर्ट रखूं। ठीक है, और मैं अपना एक्सप्लेनेशन बेस्ट तरीके से देने की कोशिश करूंगा। सही है, तो लेक्चर के एंड तक बने रहेंगे, सारे के सारे बच्चे हर एक चीज समझेंगे। सही है, चलो बच्चों चालू करते हैं। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया तो जरूर से करेंगे, और यदि आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी आती है केमिस्ट्री में, कोई भी डाउट्स आते हैं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी, तो आप बच्चों आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मैंने आपको पहले ही बताया है, अपने बड़ा भाई समझकर मुझसे आप कोई भी अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट हो आ जाना मेरे यहाँ पे, फॉलो भी कर लेना अगर चाहिए तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कनेक्टेड है मेरे साथ, मुझसे बातें करते हैं रेगुलरली, अपने डाउट शेयर करते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते हैं मेरे साथ, और मैं उनको बेस्ट सोल्यूशन देता हूँ जो भी मेरे से हो सकता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले एक बात बता दूं, लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़ा था। सही बात है, तो मैं डिस्टिलेशन के कुछ फोटोज यहां पर लेकर आया हूं। मैं आप लोग को सबसे पहले वो फोटोज दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पे। ठीक है, लास्ट टाइम मैं वो फोटोज नहीं ला पाया था, आई एम सो सॉरी, पर आज मैं आप लोग के लिए वो फोटोज लाया हूं जो मेरे प्रैक्टिकल लैब से हैं। ठीक है, वो फोटोज इतने अच्छे नहीं होंगे क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल लैब इतना अच्छा नहीं था, जिस कॉलेज में था उसका प्रैक्टिकल लैब इतना सुंदर वुंदर कुछ नहीं था, पर हाँ जो आपके काम की चीजें आप वो जरूर से देख सकते हो। आ जाओ, सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों डिस्टिलेशन की। अब देखो ये था बच्चों हमारा सेटअप जो मैंने आप लोगों को समझाया था डिस्टिलेशन के टाइम पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे रखी हुई है एक आरबी, वो मुझे पेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे बच्चों देखो आरबी रखी हुई है, ये आपकी आरबी है, और जो कि रखा हुआ है वाटर बाथ के अंदर। ये किसके अंदर रखा है? आपके वाटर बाथ के अंदर। ये आपका देखो ये एक टोप जैसा है ना, और इस टोप के अंदर पानी भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कंपाउंड था ना वो बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम टेम्परेचर पे था, ऐसा मैं कह सकता हूं, मतलब वो वोलाटाइल कंपाउंड था। तो इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ था? हमारा मिक्सचर। सही है, और इस मिक्सचर के नीचे, इस नीचे से मैंने क्या लगा दिया था? बर्नर। अब आपको बर्नर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने इसको कवर कर दिया था, क्योंकि हवा आती है तो फिर वो बर्नर बुझ जाता है ना, तो जिसकी वजह से उसको मैंने कवर कर दिया था अपने एक मेटल शीट से। सही बात है। उसके बाद बच्चों देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर एक ऐसी रॉड पाइप सी कनेक्टेड है। सही है, ध्यान से देखोगे तो एक ऐसी यहाँ पे पाइप सी कनेक्टेड है, और इस पाइप में यहाँ पे लगा हुआ है आपका कंडेंसर। इफ यू सी क्लियरली तो इस पार्ट में क्या लगा हुआ है? आपका कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, और इस कंडेंसर को भी मैंने देखो स्टैंड में लगाया है, और देखो इसको भी मैंने स्टैंड में ही लगाया था, वो आपको दिख नहीं रहा होगा इस साइड से, पर ये भी मैंने एक स्टैंड से कनेक्ट किया हुआ है। सही बात है। ठीक है, तो इसको देखो मैंने एक स्टैंड से कनेक्ट किया है, और एट लास्ट ये हमारा यहाँ पे एक छोटे से कोनिकल फ्लास्क में कनेक्टेड है। इफ यू सी क्लियरली यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क रखा। अब मैंने आपको डिस्टिलेशन समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में कि डिस्टिलेशन होता कैसे है। मैंने आपको बताया था, देखो जब यहाँ पर दो अलग अलग मिक्सचर प्रेजेंट है ना, व्हाट इज मिक्सचर? दो अलग अलग कंपाउंड, मान लो यहाँ पे कंपाउंड ए होगा, कंपाउंड बी होगा, दो अलग अलग कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब यहाँ पर मैं इन दोनों कंपाउंड को बॉईल करूंगा, कोई एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं सॉरी, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरे वाले से कम होगा, तो वो सबसे पहले बॉईल होगा और यहां से वेपर बन जाएंगे उसके। ठीक है, यहां से वेपर आ जाएगा। देखो ऊपर से मैंने ब्लॉक किया हुआ है, ऊपर से मैंने क्या किया? ब्लॉक किया हुआ है, मतलब ये वेपर्स यहां से नहीं निकल पाएंगे। इसके अंदर आप थर्मोमीटर भी डाल सकते हो,
तो इसके अंदर से यहां से वेपर आपके बाहर नहीं आ पाएंगे। आपके वेपर जो भी इसके अंदर बने हैं वो सारे कहां चले जाएंगे बच्चों, इस कंडेंसर में चले जाएंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कंडेंसर में होता है एक इनलेट और एक आउटलेट। तो देखो नीचे वाला हमेशा इनलेट होता है, ये मैंने पढ़ाते टाइम भी आप लोगों को समझाया था कि जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा इनलेट। तो आप देखो ये जो नीचे वाला है, इसका ये जो पाइप है ये सीधा आपका कनेक्टेड है किससे, आपके टैप वाटर से। जो टैप वाटर है उससे कनेक्टेड है, मतलब ये इनलेट है, यहां से पानी अंदर आएगा, ठीक है, यहां से पानी क्या होगा, अंदर जाएगा। और यहां पे जो आउटलेट है ये क्या है बच्चों, यहां पे जो चीज दी हुई है वो आपका आउटलेट है। और यहां से जो पाइप कनेक्ट हुई है वो देखो यहां से बेसिन में जा रही है, मतलब ये पानी यहां से बाहर जा रहा है। तो ये इनलेट, यहां से आउटलेट, और ये आपका कंडेंसर है, सही है। और इसके अंदर से क्या जा रहा है बच्चों, आपका पानी जा रहा है, जिसकी वजह से, और जैसे आपने क्या किया, ये गैस इस कंडेंसर से पास हुई, जैसे ये गैस इस कंडेंसर से पास हुई, कंडेंसर क्या करेगा, उस गैस को वापस लिक्विफाई कर देगा, और वो लिक्विड कहां कलेक्ट हो जाएगा, यहां पे कलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पे आप लोग को लिक्विड दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पे जैसे कलरलेस लिक्विड है, पर अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के अपने वीडियो की देखोगे तो यहां पे आपको कलरलेस पानी जैसा कुछ यहाँ पे लिक्विड दिख रहा होगा, दैट इज योर वोलाटाइल कंपाउंड। तो वोलाटाइल कंपाउंड अलग हो गया, और जो चीज यहाँ पे बच गई वो नॉन वोलाटाइल। तो ऐसे आप अपने मिक्सचर ए और मिक्सचर बी को क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। तो ये है बच्चों आपका डिस्टिलेशन का सेटअप, और ये मेरे कॉलेज का सेटअप है। अब मैं आपको नहीं बताने वाला मैं किस कॉलेज में था, पर ये मेरे ही कॉलेज का सेटअप है, और ये मैंने अपने फोन से ही फोटोज ली है। जितनी भी फोटोज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सब मेरे ही फोन से ली गई है, और मैंने ही वो फोटोज ली है, ठीक है। मैंने ये रिएक्शन किया हो, तो मैंने ही सेटअप बनाया था। ये हो गया। ये एक और फोटो है मेरे पास, ये देख लो, ये भी देख लो, ठीक है, ये भी मेरे फोटो है। और यहाँ पे आप लोग क्लियरली दिख रहा होगा, देखो ये है आपकी आरबी, दिख रहा है आरबी, और इसको मैंने रखा हुआ है वाटर बाथ के अंदर, ठीक है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर आपको वाटर बाथ में ना रखना हो, मतलब आपके अंदर इसके अंदर दोनों वोलाटाइल नहीं नॉन वोलाटाइल कंपाउंड हो, तो आप डायरेक्टली हीटिंग भी कर सकते हो, पर ज्यादातर डायरेक्टली हीटिंग नहीं की जाती, ज्यादातर इसको वाटर बाथ के अंदर फिट किया जाता है। और आप ध्यान से देखो, यहां से ये कनेक्टेड है आपके कंडेंसर से, दिस इज योर कंडेंसर। कंडेंसर का इनलेट गया हुआ है यहाँ के अंदर, और इसका आउटलेट इस वॉश बेसिन में गया हुआ है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ से आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा इस बीकर के अंदर, ठीक है, बीकर नहीं वो फ्लास्क। समझ में आए बात। तो ये है बच्चों सेटअप जो मैंने दूसरे एंगल से लिया था फोटो, एंड आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। तो डिस्टिलेशन समझ में आ गया। इसके बारे में जितनी भी थियरीज थी वो मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दी थी, इसके बारे में जो भी थियरीज थी वो मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा दी थी, और मैंने आप लोग को ये फोटोज भी दिखा दिए, जिससे आप लोग को शायद इसका जो सेटअप है वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब शायद आप क्लियरली चीजों को देख सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारे फोटोज लाया हूँ आज, टेंशन मत लो, ठीक है। जो मेरे को फोटोज मिले हैं मेरे फोन में, मेरे गैलरी में, वो सारे फोटोज में यहाँ पर। तो डिस्टिलेशन समझ में आ गया, ठीक है, डिस्टिलेशन समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का बच्चों हमारा मेन टॉपिक है दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आज हमें यह देखना है कि भैया आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे और इसका टेक्निक क्या है। अब कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो, नाम से हमको क्या समझ में आ रहा है भैया कि इसके अंदर सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्वेंट से हमको कुछ ना कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट से हमें कुछ क्या करना है, एक्सट्रैक्ट मतलब उसके अंदर से बाहर निकालना है, उसके अंदर से निकालना है कोई चीज, तो हम लोग बोलते हैं ना एक्सट्रैक्शन, मतलब कोई चीज को बाहर निकालना। जैसे एक मूवी भी आई थी एक्सट्रैक्शन, मतलब उसको कहाँ से, वो बांग्लादेश से उसको बाहर निकालता है, तो वही चीज है। मूवी छोड़ो अभी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब आप सॉल्वेंट के अंदर से कोई चीज निकालोगे। अब यहां पर आप यूज करोगे दो सॉल्वेंट, ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। यहां पे आप यूज करोगे दो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नंबर 1 होगा आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जितने भी ऑयल्स आते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, आपके घर पे जो तेल होता है ना, दीज आर ऑर्गेनिक। ये सारी चीजें क्या होती है, जलती है, इनके अंदर कार्बन होता है, कार्बन की वजह से क्या होती है, जलती है, राख बनता है, तो दीज आर ऑर्गेनिक। तो जितने भी ऑयल्स होंगे, या फिर जितने भी आपके आप कह सकते हो एसीटोन है, ठीक है, आप कह सकते हो आपका क्लोरोफॉर्म है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका अगर लिक्विफिकेशन में बात करूं तो वो क्या होंगे बच्चों, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सही बात है, वो क्या होंगे, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दूसरा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट नंबर 2, ठीक है, सॉल्वेंट नंबर 2। दूसरा सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे हम लोग, दूसरा सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे बच्चों एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट मतलब क्या,
एक्वस सॉल्वेंट मतलब आपका वाटर हो सकता है, या फिर जो भी चीज है वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है वो आपका एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ लोअर अल्कोहल भी होते हैं, लोअर अल्कोहल्स वो भी किसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं ना। तो कुछ लोअर अल्कोहल्स भी आप कह सकते हो, वाटर भी कह सकते हो। ये जितने भी सॉल्वेंट हैं ये सारे किसके अंदर आएंगे बच्चों, एक्वस सॉल्वेंट के अंदर आएंगे। अब आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, ठीक है भैया, अगर आप पानी और तेल को मिलाओ, अगर आप पानी और तेल लो और उसको एक साथ मिला दो, तो आप देखोगे कि भाई पानी जो रहता है वो नीचे रहता है और उसके ऊपर ऑयल तैरता रहता है। ठीक है, ऑयल कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता, ऑयल हमेशा उसके ऊपर, उसकी सतह पर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग होती है। ठीक है, दोनों की डेंसिटी क्या होती है, अलग होती है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑयल, जिसकी वजह से ऑयल कभी भी वाटर के नीचे नहीं जाता, हमेशा ऑयल ऊपर रहेगा और वाटर हमेशा नीचे रहेगा, जो आपका एक्वस सॉल्वेंट है वो नीचे रहेगा। तो इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो आपका एक्वस सॉल्वेंट मतलब क्या, एक्वस सॉल्वेंट इज नथिंग बट योर वाटर, तो हमेशा इसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या, योर ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स है, जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोटेट्राक्लोराइड है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या हो जाएंगी बच्चों, आपको कम डेंसिटी रहेगी। ठीक है, इनका डेंसिटी जो है वो लेस रहेगा और इनका जो डेंसिटी है वो मोर रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो किसका लेवल ऊपर रहेगा, हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लेवल ऊपर रहेगा और एक्वस सॉल्वेंट का लेवल नीचे रहेगा। अब हम लोग इसमें डालेंगे बच्चों एक सॉल्यूट, वी विल ऐड अ सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट डालेंगे, हम लोग डालेंगे बच्चों ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। अगर मान लो बच्चों आपके पास है ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ठीक है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट हम लोग करते कब है पता है, ये एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रोसीजर है ये हम लोग तब फॉलो करते हैं जब आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूट डिसॉल्व रहता है एक्वस सॉल्वेंट में। क्या बोला मैंने, समझा, क्या बोला मैंने, समझा? सुनो, ये प्रोसीजर एक्चुअल में हमें करनी कब है, एक दो मिनट के लिए इसको भूल जाओ, पूरा इस पूरे को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, मेरी बात यहां पे सुनो। एक्चुअल में ये प्रोसेस हमें करना कब है, ये प्रोसेस आपको तब करना है बच्चों, मान लो आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके पास कोई एक्वस सॉल्वेंट है और उसके अंदर में आपने डाल दिया कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, आपने एक ऑर्गेनिक सॉल्यूट डाल दिया। अब इससे होगा क्या, आप लोग ने एक नाम सुनी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो चीज जैसी है वो उसी चीज में डिसॉल्व होती है। अब ये भैया ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है ये कैसा है, ये जो सॉल्यूट है बच्चों ये कैसा है, दिस इज एन ऑर्गेनिक सॉल्यूट। और ऑर्गेनिक सॉल्यूट क्या कभी एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक सॉल्यूट कभी भी एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों का ही नेचर अलग है, इन दोनों का ही जो नेचर है वो अलग है, तो ये इसके अंदर कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा सॉल्यूशन दिख गया जिसके अंदर एक्वस सॉल्वेंट दिया है और उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट मिला हुआ है, तो अगर आपको इस ऑर्गेनिक सॉल्यूट का एक्सट्रैक्शन करना है, अगर आपको ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट यहां से बाहर निकालना है, तब आप परफॉर्म करोगे बच्चों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सो आप कैसा लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन बन सकती है, आप लोग खुद अपने बुक में लिख सकते हो, द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एक्वस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन एक्चुअल में किसका करना है, आपको करना है ऑर्गेनिक सॉल्यूट का, किससे करना है, आपके एक्वस सॉल्वेंट से करना है। तो इन दोनों, अगर ये दोनों मिले हुए हैं तो आप इनको अलग नहीं कर पाओगे, आप सॉल्वेंट को अलग नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आप क्या परफॉर्म करोगे, आप परफॉर्म करोगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करोगे। सही है, अब समझो कि आखिरकार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेगा क्या। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में एक हम लोग लेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सही है, ये हम लोग बाहर से ऐड करते हैं, ये एक्चुअल में होता नहीं है नेचर, मतलब हमारे मिक्सचर में ये दो चीजें प्रेजेंट है, एक आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूट और उसके अंदर क्या, किसके अंदर मिला हुआ है, वो एक्वस सॉल्वेंट में मिला हुआ है। अब आपको ये बाहर निकालना है, तो आप एक्स्ट्रा क्या ऐड करोगे सॉल्वेंट के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करोगे। अब आपको एक बात पता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये मैंने अभी आपको बताया ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब इस दुनिया में जो भी चीज मेरे जैसी है वो मेरे ही जैसे को डिसॉल्व कर देगी। मतलब जैसे मान लो ना कि आपको अगर मान लो कोई मूवी पसंद है, ठीक है, जैसे मान लो आपको
बैटमैन पसंद है, और आपके साथ एक दोस्त आ गया आपके कॉलेज में, उसको भी बैटमैन पसंद है। अब आपने भी बैटमैन की सारी मूवी देखी है, उसने भी बैटमैन की सारी मूवी देखी है, तो आप दोनों एक साथ बैठ के भैया बैटमैन की बातें कर सकते हो। तो भैया आप बोलोगे कि नहीं यार ये बंदा सही है यार, ये बंदा मतलब सही लगा मेरे को, ऐसा बोलोगे ना, क्योंकि भैया जो चीज मुझे पसंद है वही चीज उसको भी पसंद है, तो आप एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए। अगर आप दोनों की पसंद सेम है, अगर आप दोनों की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की बात कर रहा हूं मैं, अगर दोनों की पसंद सेम है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल सकते हो ना, अच्छे से बातें कर सकते हो। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक सोल्यूट है, तो दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम, दोनों ऑर्गेनिक हो गए, तब वो दोनों एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तब वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। और अगर उन दोनों का नेचर अलग अलग हुआ तो वो डिसॉल्व नहीं होते। यही केमिस्ट्री कहती है बच्चों कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है, जो जिसका नेचर जैसा है वो उसी नेचर की चीज के अंदर डिसॉल्व होगा। तो अगर आपका सॉल्यूट ऑर्गेनिक है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ये एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। इसी चीज का यूज करके बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिससे हम लोग इस सॉल्यूट को अलग कर देंगे यहां से। अब कैसे करेंगे, आ जाओ, बात तो भैया ये है कि आखिरकार किया कैसे जाए। तो इसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं सेपरेटिंग फनल। अभी फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। सेपरेटिंग फनल, ठीक है, सेपरेटिंग फनल हम लोग यूज करते हैं फॉर दिस प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फोटो। पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मैंने इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, मुझे पता है। यहाँ पे एक नॉब रहेगा, ठीक है, डायग्राम समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। ठीक है, तो और बना देते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे एक नॉब लगा दिया, तो आप इसको खोल सकते हो। अब आप क्या करोगे, दिस इज द सेपरेटिंग फनल। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। अब सबसे पहले मान लो आपके पास एक बीकर है, यू हैव अ बीकर। इस बीकर के अंदर रखा हुआ है, इस बीकर के अंदर बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस बीकर के अंदर पड़ा हुआ है एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या रखा हुआ है, एक्वस सॉल्वेंट। और एक्वस सॉल्वेंट के साथ साथ इसके अंदर सॉल्यूट भी है। कौन सा सॉल्यूट है ये, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, सही है। अब आप लोग को पता है कि भैया अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है, अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक साथ आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो जहां पे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ मिल जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। पर दिक्कत ये है कि ये सॉल्यूट है ऑर्गेनिक और ये सॉल्वेंट है एक्वस, तो भैया ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता। ये एक्वस, ये ऑर्गेनिक एक्वस के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो मेरे जैसा है मैं उसी के साथ घुलूंगा मिलूंगा भैया, मैं किसी और क्राइटेरिया के साथ कैसे घुलूंगा मिलूं, सही बात है ना। जैसे मान लो मुझे बैटमैन पसंद है, अब कोई आके बैटमैन को गाली देने लगे, बोले कि यार ये क्या है, फालतू का आदमी है, कुछ काम करता नहीं है, खाली दिन भर सोया रहता है, दिन भर रात भर तो काम करता था वो, इतना पैसा है इसके पास, ठीक है, एक कुछ कमाता नहीं है, ना बिजनेस पे ध्यान देता, ऐसा गाली देने लगे, क्या मुझे उसके साथ फ्रेंडशिप करूंगा, मैं उसके साथ नहीं करूंगा। तो भाग जा भाई, तेरा मेरा कभी बात होगा ही नहीं, जिंदगी में कभी बात नहीं होगा, समझ रहा ना। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूट कभी भी एक्वस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, ये कभी भी इसके अंदर डिसॉल्व होगा ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको ऑर्गेनिक सॉल्यूट निकालना है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लोगे इस बीकर को जिसके अंदर आपका ये सॉल्यूशन पड़ा है, और आप इस सॉल्यूशन को डाल दोगे किसके अंदर, आपके सेपरेटिंग फनल में। ठीक है, ये दोनों एक ही सेपरेटिंग फनल है, बस आफ्टर टाइम टी मैं आपको बताने वाला हूं क्या होगा। आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन को डाल दोगे इसके अंदर, तो क्या होगा, इसके अंदर आ गया सॉल्यूशन, कौन से कलर से दिखाएं, इस कलर से दिखाते हैं, इसके अंदर बच्चों आ गया आपका सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, नीचे तक आ जाता है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, और इसके अंदर क्या पड़े हुए बच्चों, आपको सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अंदर क्या पड़े आपके, सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये आपका यही वाला सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर डाल दिया, ज्यादा कुछ नहीं दिक्कत मैंने की है, बस यही वाला सॉल्यूशन क्या किया मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बच्चों इसके अंदर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे।
इसके अंदर सॉल्वेंट, कौन सा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम लोग ऐड करेंगे। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप एसीटोन ऐड कर लो, कोई भी ऑर्गेनिक, चाहे आप बेंजीन ऐड कर लो, ठीक है, और क्या ऐड कर सकते हैं, हाँ, चाहे आप CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड कर लो, चाहे आप CHCl3 कर लो यानी आपका क्लोरोफॉर्म कर लो, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ऐड कर सकते हो, बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब मान लो मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, तो मान लो मैंने बच्चों इसको इसके अंदर ऐड कर दिया यहाँ पे, तो भैया ग्रीन कलर, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड कर दिया। ये जो ऊपर ग्रीन कलर से दिखाया ये क्या है बच्चों, आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिक्स करूंगा, मैं इस इंस्ट्रूमेंट को लूंगा और ऐसे क्या करूंगा, इसको मिक्स करूंगा, मिक्स करूंगा, मिक्स करूंगा। होगा क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा था, ऑर्गेनिक सॉल्यूट पड़ा था इस सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना बच्चों, क्यों, बिकॉज लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक, सही बात है ना, लाइक्स डिसॉल्व्स लाइक। तो मतलब ये सॉल्यूट ऑर्गेनिक था जो कि एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा था, जैसे ही मैंने इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला और इसको मिक्स किया तो आपका ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें मिल गया, ऑर्गेनिक सॉल्यूट में मिक्स हो गया, पूरा मिक्स हो गया, पर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, लेस डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी कम होती है ना, ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर क्या रहता है, तैरता रहता है, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम रहेगी, तो आपका ऑर्गेनिक की लेयर ऊपर रहेगी और एक्वस की लेयर आपकी नीचे रहेगी। जो नीचे लेयर रहेगी ये किसकी रहेगी बच्चों, आपकी एक्वस की, समझ रहे हो, ये नीचे लेयर किसकी रहेगी, एक्वस की। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा स्टेप है, इसको मिटा ही देते यार, क्यों ही बना, अरे तो मैं क्यों ही बनाया, कुछ काम ही नहीं है ना ये, चलो कोई बात नहीं। सिंपल सा स्टेप है, क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक नीचे बीकर लगाऊंगा, इस नॉब को यहाँ से खोलूंगा, ठीक है, इस नॉब को यहाँ से खोलूंगा तो धीरे धीरे आपका एक्वस नीचे आने लगेगा, आपका एक्वस नीचे आने लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो, आपका जो एक्वस वाला है वो ऐसे नीचे नीचे आने लगेगा ऊपर। जैसे ही आपका एक्वस नीचे खत्म हुआ, जैसे ही पूरा एक्वस इसमें कलेक्ट हुआ, आप क्या करोगे, नॉब को बंद कर दोगे। अब नॉब को आपने बंद किया, एक्वस अलग हो गया, मान लो इसके अंदर आपका पूरा, मान लो ये एक्वस क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, अब इसके अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूट है ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट किसके अंदर मिक्स हो गया, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया, तो इसको अलग कर दो। जो आपका ये बचा हुआ है इसके अंदर क्या बच, जो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ, अब काम आएगा ये। अब इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर जो बचा हुआ है ये सिर्फ क्या है बच्चों, आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसके अंदर सिर्फ ये वाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बचा हुआ है, और यही आपके काम का है, क्योंकि इसी के अंदर क्या पड़े हुए हैं, इसी के अंदर आपके सॉल्यूट पड़े हुए हैं, ठीक है, इसी के अंदर सॉल्यूट पड़े हुए हैं, पर वो मिक्स हो जाते हैं, इसे दिखते नहीं, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दूसरा डब्बा लगा के मैं अपने सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को क्या कर लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा, और इसको, इस सॉल्वेंट को मैं क्या करूंगा, डिस्टिलेशन के लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर इसको मैंने डाल दिया डिस्टिलेशन में, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फटाक से उड़ जाएगा, और जो आपके आरबी में बचेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूट बचेगा। समझ में आया, कितना प्यारा सा और एकदम आसान सा तरीका था, ठीक है, कितना प्यारा सा और एकदम आसान सा तरीका था जिससे आप अपना ऑर्गेनिक सॉल्यूट बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया, इसका भी ले लो, ले लिया बच्चों, चलो आगे बढ़ो। अब मैं इसका फोटो दिखाता हूं जो मैंने परफॉर्म किया था लैब में, एक्चुअल में सेपरेटिंग फनल कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूं। आपके बुक में तो फोटो दिया नहीं है, एक्चुअल में सेपरेटिंग फनल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। रुको, मुझे इस फोटो को बीच में लाने, यहाँ पे दिस थिंग जो आप देख रहे हो, दिस इज द सेपरेटिंग फनल, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेपरेटिंग फनल। अगर आप ध्यान से देखो, चलो ऊपर का तो मैंने लिया नहीं है, पर इसको स्टैंड में हम लोग लगा के रखते हैं, पूरा फोटो मैंने लिया नहीं था गलती से। ये देखो, ये है आपका सेपरेटिंग फनल, पीछे के लोगों को थोड़ा अवॉइड करना, ये मेरे दोस्त है जो मेरे साथ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो इन लोगों को अवॉइड करो। ये है बच्चों मेरा सेपरेटिंग फनल। अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, थोड़ा थोड़ा कैमरे की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है, ये फोटो देखते टाइम थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको 2 लेयर दिखती हुई मिलेगी, एक लेयर ये दिख रहा है, एक लेयर ये, और एक लेयर देखो नीचे क्लियर वाली है, ऊपर थोड़ी सी धुंधली धुंधली लेयर है, ठीक है, ऊपर अगर आप देखो तो थोड़ी सी धुंधली धुंधली लेयर है, और नीचे अगर आप देखो तो बच्चों थोड़ी सी क्लियर लेयर है। तो ये वाली जो लेयर है यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर ऑर्गेनिक लेयर, दिस इज योर ऑर्गेनिक लेयर, जिसमें क्या मिला था, ऑर्गेनिक नहीं यार, माफ करना,
दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, मुझे माफी दो, दिस इज एक्वस लेयर, क्योंकि नीचे हमेशा क्या रहेगा, एक्वस लेयर। समझ रहे हो, ये जो इतना लेयर है ये क्या है बच्चों, आपका एक्वस लेयर है। ये देखो ये नॉब है, इसको ना ऐसे घुमाओगे तो खुलता है, ऐसे बंद करो, इस साइड करोगे तो बंद हो जाएगा, इस साइड कैसे करोगे बंद हो जाएगा, इस साइड घुमाओगे तो खुल जाएगा। तो इसको बंद करने के लिए, चालू करने के लिए नॉब है, और ये नीचे से यहाँ नीचे बीकर लगा देते हैं, ऐसे नीचे बीकर लगा देते हैं, कलेक्टिंग बीकर। सही है। और ये जो आपको धुंधली धुंधली नॉब ये वाली दिख रही होगी, दिख रहा है, ये वाला जो लेयर दिख रहा होगा जिसमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला है, दिस लेयर इज नथिंग बट योर ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक लेयर। तो जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया वही है, और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों सेपरेटिंग फनल। ये मैंने ही लिया हुआ है फोटो, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, और ये मैं ही परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखी थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक काम करते हैं, इस लाइन को हटाता हूं मैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो एकदम प्यारी सी लेयर देखने के लिए मिल रही है। एक देखो यहाँ पे बीच में देखो लेयर देखने के लिए मिल रही है, ये आपकी थोड़ी सी ब्लरी ब्लरी है, ये आपकी क्लियर वाली है। क्लियर है आपका एक्वस लेयर, पानी होगा ज्यादा से ज्यादा, और ये आपकी ऑर्गेनिक लेयर। आप कुछ नहीं करोगे, ऑर्गेनिक लेयर अपने को चाहिए, एक्वस लेयर कुछ काम की नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था इसके अंदर मिक्स हो गया, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट था इसके अंदर मिक्स हो गया। इसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। जैसे मान लो दिस इज अ सेपरेटिंग फनल, सपोज दैट, तो इसको हम लोग लेते हैं और ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे घुमाते हैं। इसके अंदर प्रेशर भी जनरेट होता है, ऐसे घुमाओगे तो ये मिक्स होगा, आपका जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा वो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर में मिक्स हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे इसको नॉब खोलो, ये वाला लेयर बाहर निकाल लो, जैसे ये लेयर रहेगा नॉब बंद कर दो, फिर इस वाले लेयर को किसी दूसरे पार्ट में बाहर निकाल लो, और इस पार्ट को क्या करो, डिस्टिलेशन में डाल दो। ठीक है, डिस्टिलेशन में। तो भैया आपका ऑर्गेनिक लेयर क्या होता है, ज्यादातर आपके जो ऑर्गेनिक लेयर होते हैं दे आर वोलेटाइल इन नेचर। सही है, वो हमेशा क्या होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर। तो भैया आपका ऑर्गेनिक लेयर उड़ जाएगा, और जो भी इसके अंदर जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, दैट सॉल्यूट यू विल गेट एज अ प्रोडक्ट। क्लियर है। आई होप बच्चों आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी थोड़ी बेटर तरीके से, क्योंकि मैं इतने सारे डायग्राम के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। तो आई होप मेरी थोड़ी कदर करोगे हार्डवर्क की, और वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, चलिए आगे, स्क्रीनशॉट चाहिए, लेना है ले लो। चलो लेट्स मूव ओवर नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। अभी हम लोग ने देखा सेपरेटिंग फनल का देखा, और उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एक ही बार आप एक्सट्रैक्शन करते हो, वो आपका निकल जाता है। नाउ यहां पे वर्ड दिया गया है बच्चों, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मतलब ये है बच्चों, सपोज दैट आपका जो सॉल्यूट है, इट इज वेरी लेस सॉल्यूबल। आपने जो सॉल्यूट लिया है वो बहुत ही लेस सॉल्यूबल है। जैसे कौन सा सॉल्यूट आपने लिया था ऑर्गेनिक सॉल्यूट। यू हैव टेकन अ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो भैया ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा, अगर फॉर इन केस अगर आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूट बहुत ही लेस सॉल्यूबल है में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, भैया देखो सॉल्यूबल रहे कितना भी रहे, पर वो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में ही सॉल्यूबल होगा। ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक के अंदर ही सॉल्यूबल होगा, और किसी के अंदर वो सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, सो वेरी लेस सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो अगर कुछ ऐसा केस हुआ, इफ देयर इज अ केस लाइक दिस, अगर कुछ ऐसा केस हुआ बच्चों, तब आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। अब कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से सुने। आपने लिया, आपके पास क्या है, आपके पास है एक्वस सॉल्वेंट, और इसके अंदर क्या मिला हुआ है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट। वही सेम सिचुएशन, ऑर्गेनिक सॉल्यूट। पर अब क्या है कंडीशन, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है बहुत ही लेस सॉल्यूबल है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको सेपरेटिंग फनल में डालोगे। ठीक है, आगे आ जाओ, वही डायग्राम बना देता हूं मैं। सपोज दैट दिस इज अ सेपरेटिंग फनल, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे एक नॉब है ऐसे करके, और यहाँ पे, ठीक है, आपने डाल दिया अपने ऑर्गेनिक एक्वस सॉल्वेंट को, और इसके अंदर थोड़े बहुत सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो कि क्या है बच्चों, आपके ऑर्गेनिक है। अब आपने इसके अंदर
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, सपोज दैट अब आपने इसके अंदर क्या डाला, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके सॉल्यूट बहुत ही कम ये होंगे, सॉल्युबल होंगे, बहुत ही कम सॉल्युबल होंगे। तो मान लो आपने एक बार ये एक्सट्रैक्शन किया, आपने एक बार क्या किया, एक्सट्रैक्शन किया, पर एक बार एक्सट्रैक्शन करना इनफ होता ही नहीं है ना, क्योंकि आपके जितने भी सॉल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट थे वो डिसॉल्व हुए ही नहीं, पूरी तरीके से डिसॉल्व हुए ही नहीं। तो मान लो आपने एक बार किया, ये नॉब खोला, एक्वस को निकाला, ये बाहर निकाला, अब वापस इस एक्वस को लोगे आप, वापस एक दूसरा सेपरेटिंग फनल लो, या फिर उसी में आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। और मान लो आपने दूसरा सेपरेटिंग फनल लिया, इस एक्वस को वापस डाला, यहां पर इस एक्वस को वापस डाला, और इसके ऊपर वापस क्या डाला आपने, ऑर्गेनिक लेयर लिया। फिर इस ऑर्गेनिक लेयर में थोड़े बहुत सॉल्युबल होंगे, फिर थोड़े बच जाएंगे, फिर इस एक्वस लेयर को आप वापस निकालोगे और इसका वापस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ क्या कराओगे, एक्सट्रैक्शन कराओगे। समझ रहे हो? तो ये बार बार आप क्यों करवा रहे हो, बिकॉज आपका जो सॉल्वेंट है वो बहुत ही कम सॉल्युबल है। तो जितने बार आप करवाओगे उतना ज्यादा सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, उतना ज्यादा सॉल्वेंट आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आप एक्सट्रैक्शन बार बार करवा दो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 3 से 4 बार करते हैं। लैब में जब मैंने परफॉर्म किया था एमएससी मास्टर्स के लैब में, तो 3 से 4 बार हम लोग क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। समझ में बात, 3 से 4 बार इसको करते हैं। तो जब आप 3 से 4 बार करोगे तो मैक्सिमम आपका जो सॉल्वेंट होगा वो डिसॉल्व हो चुका होगा। फिर आप क्या कर सकते हो, उसका अपना ये ले सकते हो, ठीक है, डिस्टिलेशन करके अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। तो आप यहां पर कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है बच्चों, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। इसके पहले वाले में सिर्फ आप एक बार करते थे, ठीक है, इसके पहले वाले में आप सिर्फ एक बार एक्सट्रैक्शन करते थे, हेंस इट इज वो सिंपल एक्सट्रैक्शन था, और ये आपका क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिया, आगे चलें, कभी ले लो इफ यू वांट। 3-4 बार एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। और ये किस कंडीशन में होता है, जहां पे सॉल्वेंट कम सॉल्युबल हो, उस कंडीशन में आप करोगे। चलो लेट्स मूव। अगला जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चों वो है क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है। नाउ क्रोमैटोग्राफी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री से प्यार करते हो तो क्रोमैटोग्राफी तो आपको आनी ही चाहिए फ्यूचर में। क्रोमैटोग्राफी होता क्या है, ध्यान से सुनो। आई एम राइटिंग हियर क्रोमैटोग्राफी। देखो ये जो क्रोमैटोग्राफी, ये जो वर्ड है ना बच्चों, इस वर्ड में आता है क्रोमा, ठीक है, क्रोमा आता है। क्रोमा का मतलब होता है बच्चों कलर। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग कलर से डील करने वाले हैं, ठीक है। जो कलरफुल सॉल्वेंट होंगे, कलरफुल सॉल्यूशन होंगे, कलरफुल प्रोडक्ट होंगे, उससे कहीं ना कहीं डील करने वाले। और क्रोमैटोग्राफी के हेल्प से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रोमैटोग्राफी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्यूरिफाई एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिला है एंड में, जो भी आपने मान लो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म किया, आपने कोई भी रिएक्टेंट मिला, आपने रिएक्शन वहां पे स्टार्ट किया, और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जो भी आपका रिएक्शन कंडीशन है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिला। अब इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो प्रोडक्ट इंप्योरिटीज के साथ हो, कुछ उसके अंदर अनरिएक्टेड पार्ट भी मिला हो, जो आपने रिएक्टेंट शुरू में लिया था, क्या पता वो भी कुछ पोर्शन एज इट इज पड़ा हो, अनरिएक्टेड पड़ा हो। या फिर आपको डिटेक्ट करना हो कि भैया क्या आपका प्रोडक्ट बना है, क्या आपका प्रोडक्ट सच में बना है। मान लो आपने कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप रिएक्टेंट भी व्हाइट कलर का कंपाउंड लेते हो और आपका प्रोडक्ट भी व्हाइट कलर का आता है, तो साइंटिस्ट कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या फिर जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है। तो उस कंडीशन पे साइंटिस्ट क्या परफॉर्म करते हैं बच्चों, क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी किस चीज के लिए काम आती है, सबसे पहला काम तो है बच्चों इसका प्यूरिफिकेशन। सबसे पहला काम क्या है इसका, प्यूरिफिकेशन, कि अगर आपको इंप्यूरिटीज मिली है तो क्रोमैटोग्राफी आपको प्योर करके दे देगा सब्जेक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसे क्या करके दे देगा, प्योर करके दे देगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि आपका प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। दिस इज ऑल्सो कैन बी पॉसिबल इन द क्रोमैटोग्राफी।
अब क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस होते हैं, ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक है स्टेशनरी फेज और एक है मोबाइल फेज, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ, एक है बच्चों आपका मोबाइल फेज और एक है आपका स्टेशनरी फेज। ये दो फेजेस इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टाइप की क्रोमेटोग्राफी उन सब के अंदर ये दो फेजेस की हम लोग बात करेंगे। क्या होता है स्टेशनरी फेज बच्चों? उस फेज को कहते हैं जो फिक्स रहता है, आप लिख सकते हो जो फिक्स रहता है, और यू कैन से विच कैन नॉट चेंज, विच कैन नॉट चेंज, जो कभी चेंज नहीं होता बच्चों। ऐसा स्टेट, जब मैं आप लोग क्रोमेटोग्राफी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, और जब मैं आप लोगों को चीजें अच्छे से पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो स्टेशनरी फेज क्या है? ऐसा फेज है जो फिक्स रहता है और जो कभी चेंज नहीं होता। ऐसा फेज जो कभी भी चेंज नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। और वहीं अगर मैं मोबाइल फेज की बात करूं, मोबाइल मतलब क्या? मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब होता है बच्चों ऐसा फेज जो हमेशा मूव करता है, जो हमेशा मोशन में रहता है। ऐसा फेज जो हमेशा किस में रहता है बच्चों? मोशन में रहता है, उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल फेज। जो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होने वाला, वो फेज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और जो आपका घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोबाइल फेज, जो कि मोशन में है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर जो फेज रन हो रहा है, चल रहा है, यानी मोबाइल फेज, क्या वो कभी सॉलिड हो सकता है? क्या वो कभी सॉलिड हो सकता है? जरा सोचो। सॉलिड अपने मन से कभी भागता नहीं, सॉलिड एक जगह पे रख दो वैसे ही रहेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आपका जो मोबाइल फेज जो है ना, वो कभी भी सॉलिड नहीं होगा। इट ऑलवेज, ऑलवेज, ये कौन से फेज में होगा बच्चों? लिक्विड में होगा। हमेशा याद रखना, आपका जो मोबाइल फेज है वो हमेशा किस फेज का होगा? लिक्विड में होगा। और वहीं मैं आपकी स्टेशनरी की बात करूं तो स्टेशनरी में लिक्विड भी हो सकता है, स्टेशनरी में सॉलिड भी हो सकता है, और स्टेशनरी में गैस भी हो सकता है। गैस क्रोमेटोग्राफी भी होती है, सही है। तो ज्यादातर जितनी भी मैंने क्रोमेटोग्राफी आपको पढ़नी है उसमें गैस तो नहीं आएगा, गैस को मिटा ही देते, काम करते हैं गैस को मिटा देते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी है नहीं। तो कहने का उद्देश्य ये है बच्चों कि जो मोबाइल फेस है वो हमेशा मोशन में रहेगा, और जो चीज चलनी है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा लिक्विड होनी चाहिए, तभी तो वो मूव कर पाएगी एक जगह दूसरी जगह, सही है। और जो चीज रुकी हुई है तो वो सॉलिड, लिक्विड भी हो सकता है या फिर सॉलिड भी हो सकता है। तो दीज आर द टू फेजेस ऑफ योर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर बच्चों ये हमारे दो फेजेस होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट है बच्चों आपका टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी मेनली दो प्रकार की है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ टाइप तक ही बात करेंगे। दो प्रकार की है जो हमें पढ़नी है। सबसे पहला वो जहां पर आपका, बताता हूं, सबसे पहले का जो नाम है वो उसे हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, वाई लगाओ वाई। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, दोनों में ही जो मोबाइल फेस होगा वो लिक्विड होगा। दोनों में ही बच्चों जो मोबाइल फेस होगा वो हमेशा क्या होगा? लिक्विड होगा, में भी लिक्विड होगा, और इसका मोबाइल फेस वो भी क्या होगा बच्चों? आपका लिक्विड होगा। तो मोबाइल फेस में कोई डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस होता है स्टेशनरी फेज में, ठीक है। डिफरेंस किस में होता है? स्टेशनरी फेज में। इसका जो स्टेशनरी फेज है, ठीक है, इसका जो स्टेशनरी फेज है बच्चों वो हमेशा सॉलिड रहता है, हमेशा कैसा रहता है? सॉलिड रहता है। तो अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है, देखो यहां पे दोनों लिक्विड हो गए, यहाँ पे ये भी लिक्विड हो गया, यहाँ पे लिक्विड, ये तो वैसे ही लिक्विड रहेगा, ये दोनों हमेशा कॉमन रहेंगे हर जगह। पर अगर आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड रहेगा तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी को आप क्या कहोगे? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर आपका स्टेशनरी फेज लिक्विड में रहेगा तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी को आप क्या कहोगे? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बात समझ में आई? ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके बारे में और भी डिस्कशन करना है, इसके पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है, फिर
एक ये भी है ना RF वैल्यू, ठीक है, वो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको बच्चों हम लोग अगले लेक्चर के लिए रखते हैं। आई होप अगले लेक्चर में हमारा लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेसन है नहीं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें आज मैंने आप लोगों को लेक्चर में ली हैं वो सब आपको समझ में आई होंगी और आपने नोट भी की होंगी, सही है ना, ठीक है। सो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना एंड कीप स्टडी, ठीक है, बाय बाय।